नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। आज हमारे साथ हमारी मेहमान है अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी साझा करना ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव जी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 वर्षों तक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। यही नहीं, अपर्णा जी को ठुमरी कला में विशेषता भी हासिल है। अपर्णा जी की शादी 2011 में सपा संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे प्रतीक यादव जी से हुई। आपको बता दें कि सक्रिय राजनीति में अपर्णा जी को 2011 के बाद से जाना गया है और कैंट विधानसभा से 2017 में अपर्णा जी ने राजनीति का सफ़र शुरू किया और पहला चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में 33,796 मतों से अपर्णा जी भाजपा की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई। ये उनका राजनीति का चुनाव को लेकर पहला अनुभव था। अपर्णा जी अरविंद सिंह बिष्ट जी, जो कि जाने माने पत्रकार और लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, उनकी बेटी हैं। राजनीति के सफ़र की जब शुरुआत हुई साल 2015 के बाद में, अपर्णा जी चर्चा में उस वक्त आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान को लेकर उन्होंने प्रशंसा की। उस समय वो लाइट में आई। फिलहाल अपर्णा जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीति में भी पूरी दिलचस्पी ले रही हैं। हम उनसे राजनीति और सामाजिक मामलों से लेकर आपको एक बात और बता दें कि महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी काफ़ी काम करती चली आ रही हैं। सीधा रुख करते हैं अपर्णा जी की तरफ। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में आपका। सबसे पहला सवाल ये कि सियासत में आपका जो पदार्पण हुआ और एक कटु अनुभव भी आपको मिला 2017 में, उस चुनाव में वो पहला आपका चुनाव था, काफ़ी कड़ा चुनाव रहा। फिर भी अब साल 2022 आने वाला है, विधानसभा चुनाव लगभग डोर टू स्टेप है बिल्कुल। तो क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि 2022 में सियासत के मैदान में फिर से आप जाने की तैयारी में हैं? देखिए, 2022 एक बहुत ही अहम चुनाव रहेगा और बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि मैं फिर से अपना इलेक्शन लड़ूंगी और नेताजी के आशीर्वाद से वो जहाँ से भी टिकट देंगे मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी जी। बीच में ऐसी चर्चाएं हुई जब आपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर उसकी प्रशंसा की। सभी करते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक वो मिशन था, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और कंट्रोवर्सीज भी हुई कि अपर्णा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाएंगी। ऐसी भी तमाम चर्चाएं हुई और फिलहाल इस तरह की चर्चाओं पर तो विराम लग चुका है। जैसा आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में पिछले साल की बात करें और उसकी अपेक्षा इस साल जो सबसे घातक रहा है, सरकार की जो नीतियां रही हैं उसको लेकर जनता में जो त्राही, और यही नहीं, सरकार के नेता और उनके विधायक भी सरकार के खिलाफ लामबद्ध हुए। क्या कहना है आपका? मैं बस यही कहूँगी कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है हम सभी के लिए और पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना ने अपने पैर फैलाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रलयंकारी साबित हुए हैं। हमने ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया था कि सेकेंड वेव आएगी, पर इतनी घातक होगी कि 3 दिन में 4 दिन में लोगों की इस प्रकार से मौत होंगी और इस प्रकार से लोगों को इतनी असुविधा झेलनी पड़ेगी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के, चाहे बेड्स को लेकर के। पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत देश की पूरी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम सबके लिए जिस प्रकार से व्यवस्था करने में एक तरह से जब शुरू हुआ था, ये शुरुआती दौर था और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। कोरोना की चपेट में उनकी भी टीम के कई लोग आ गए थे। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पैनिक भी फैलाया और पैनिक होने की एक सिचुएशन सी भी थी। पर ऐसे माहौल में मुझे लगता है अवसाद से ज़्यादा है कि लोगों की जानें इसलिए भी गईं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको डर महसूस हुआ था।
इस कोरोना के बाद से इंक्रीज्ड पेशेंट्स आए हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, वो चाहे किसी भी तरीके का मनोविकार हो, लोगों को हार्ट अटैक तक हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस माहौल में अवसाद से ज़्यादा पॉजिटिव लाइट पे अपनी चीज़ों को रखना पड़ेगा। और उसी तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एक युद्ध स्तर पर फिर काम करना शुरू किया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी जी हर जगह जा रहे हैं, ज़िला ज़िला भ्रमण कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में लोगों से मिल कर के आ रहे हैं, ये देखिए बहुत बड़ी बात है एक प्रदेश के मुखिया के लिए, और जिनकी तबीयत खुद ही ख़राब थी। तो ये एक अच्छी पहल थी। और जिस समय ये शुरुआत हुई थी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि उस समय बिल्कुल कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, और किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतना ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि प्राणवायु तो ऐसे तो है, पर क्योंकि इस वायरस के संक्रमण से लंग्स पे इतना इम्पैक्ट आ गया लोगों के कि कहीं ना कहीं उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये हम कहेंगे कि अनप्रिपेयर्डनेस रही उस समय, पर वो अब कहीं ना कहीं बदस्तूर दिखाई दे रही है। अब ठीक हो रहा है माहौल। जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी और ये आरोप भी लगा केंद्र की मोदी सरकार पे भी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पे भी कि दोनों ही तरह से देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की तैयारियां हो रही थी। आलोचकों ने भी उस पर काफ़ी आलोचना की और विपक्ष ने भी हमला बोला कि एक तरफ तो लोग दूसरी लहर से त्राही त्राही कर रहे हैं, जिसकी तैयारी पहले हो जानी चाहिए थी। मैं कहूँगी कि विपक्ष का भी एक बहुत अहम भूमिका रहती है राजतंत्र में, लोकतंत्र में। और मुझे लगता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोरोना महामारी देखें तो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए थे उस समय, जिस समय निहित थे। मैं आदरणीय इलेक्शन कमीशन से ये बात कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाला जो चुनाव है 2022 का, या ये जिला के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी इनको थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। अभी ये माहौल और परिस्थिति हमारे बीच में नहीं उत्पन्न हुई है कि हम अपने कैंडिडेट्स को या लोगों को बूथ पर मत के लिए बुला सकें। तो इस प्रकार से मुझे लगता है, ये मेरा करबद्ध अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से और आप सभी प्रेस के भाइयों से, बहनों से, कि वो आप लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्तंभ हैं लोकतंत्र का, कि आप लोग भी ये चीज़ लिख कर के दें या बोल करके कहें, एक मूवमेंट बनाएं कि अभी इलेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लोगों की जान बचे। जब जनमानस ही नहीं रहेगा तो जनतंत्र की किस पे हम आधारशिला रखेंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं बचेंगे, तो किसके बूथ और किसके आधार पर वोट होगा? क्या चीज़ें होंगी? कितने हमारे लोग मर गए, कितने पार्टियों के मौजूदा विधायक मर गए, कितने मंत्री इसमें निकल गए, कितने यंग बच्चे निकल गए, इसका तो कोई मतलब, टीचर्स की डेथ हो गई। तो ये बता के नहीं आ रही है ये बीमारी, ये छुप कर के खड़ी है हमला करने के लिए। तो हमारा ये अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से कि अभी ना कराएं ये चुनाव, 2 महीने 3 महीने ये टाल सकते हैं, क्योंकि ये एक मास प्रोसीजर है और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। एक आधार हम बना सकते हैं अपनी डेमोक्रेसी का दे करके विदेशों में भी, कि हमने किस प्रकार से इस पैंडेमिक में अपने आप को मैनेज किया है और किस प्रकार से हमने एक एग्जाम्प्लीफाई किया है कि भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र जो इतना बड़ा वोट कास्ट करता है अपने जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करने के लिए, वो किसी भी प्रदेश के इलेक्शन हो, किसी भी अगर देश का भी इलेक्शन हो, विदेश के इलेक्शन तो भाई 2025 में होंगे, जब भी होंगे। तो मैं ये बस चाहती हूँ कि केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे और प्रदेश सरकारों से भी मेरा यही है। बंगाल के भी जब चुनाव हो रहे थे, मेरा मत यही था कि उस समय वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा रुक करके होते तो हो सकता है कि जो जिस तरह से बताया जा रहा है कई सारे इवेंट्स को कि ये सुपर स्प्रेडर रहे हैं या ये इनसे कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो वो कहीं ना कहीं हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल और भी आता है, क्योंकि आपने भी विपक्ष की भूमिका की बात की। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है, लेकिन जिस तरह से हम बीते 7 सालों के राजनीतिक सफ़र को देखें जो 2015 से शुरू हुआ और अब तक, इसमें ये देखा गया पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए,
बाकी कहीं नहीं लगता है कि विपक्ष लोकतंत्र में उसकी कोई भूमिका बाकी रही है। जिस तरह से विपक्ष को पैरालाइज करने का काम किया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह से पंगु बनाया गया, ये तस्वीरें बार बार आई और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष अभी बाकी है? देखिए, विपक्ष तो है ही, ऐसी बात नहीं है। अभी जितने भी इलेक्शंस हुए हैं आपने उसमें देखा भी है। पर मैं ये चाहती हूँ कि अभी जिस प्रकार से विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए वो उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में जो है आप दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं उसमें देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं तो आग लगी होगी इसीलिए धुआं उठता है। तो जो है मुझे लगता है कि अपनी भूमिका, ये सिर्फ पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ कि विपक्षियों की भी इसमें गलती है, क्योंकि उनको भी अपने डर सता रहे हैं, उनकी भी अपनी अपनी जो संभावनाएं हैं उनमें भी कहीं उनको डर लग रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चुप हैं, कहीं ना कहीं वो पंगु बने हुए हैं। वो चाह करके या बिना चाह करके भी उन्होंने बोलना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर अभी देखी गई, एक बड़ा एक ट्विस्ट आया है राजनीति में, क्योंकि 2022 का चुनाव भी करीब है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, उसे लेकर भाजपा हाईकमान में खलबली मची है और प्रधानमंत्री के मस्तक की लकीरों को भी सिकोड़ दिया है। और अभी 2 दिन से लगातार हाईकमान की मीटिंग चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उनके जो सहयोगी उनके साथ में रहे गुजरात काडर के आईएएस, रिटायर्ड आईएएस AK शर्मा जी, उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ केशव मौर्य जी भी इस लाइन में है कि उन्हें मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी को, जैसे कि सूत्रों से खबरें आई, तमाम चैनलों ने भी दिखाया कि उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाना है। लेकिन जिस तरह से एक खलबली मची है, सपा की जो ये एक उपलब्धि हुई है, एक तरह से एक बड़ा कमबैक हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर आप क्या कहती हैं कि 2022 में, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ अभी भी है, शिवपाल जी एक तरफ है, ओवैसी भी आ गए मैदान में, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, काफ़ी समय से मशक्क़त कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना चाहिए, ज़मीन पर आकर लोगों से मिलना चाहिए, वो संपर्क, क्योंकि पूर्व चुनाव में भी देखा गया, उस तरह का जनसंपर्क कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन की परिस्थिति छाई हुई है हर जगह, आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है इस प्रदेश में। कितने ज़िलों में तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे बस यही कहना है कि आपने जो ये घटनाक्रम बताया है, ये सब राजनीति में देखिए एक चलता रहता है। जिसकी भी पक्ष में जिसकी भी सत्ता रहेगी उसके लिए हमेशा चिंता का विषय रहेगा कि कौन अब जीतेगा, कौन कई, क्योंकि वेरियस मल्टीपल चुनाव होते हैं प्रदेश के भी। तो मुझे लगता है कि उसमें डेफिनेटली जो आपने कहा है इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ से जितने MP होते हैं उतने MP तो पूरे देश में नहीं होते हैं। तो लोकसभा में अगर आपको अपनी प्रस्तुति दर्ज करानी है तो उत्तर प्रदेश में आपका डंका बजना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को लगता है कि इस प्रकार से जो भी घटनाक्रम हुआ है तो उसमें उनको एक निर्णय लेना चाहिए। बाकी जहाँ तक प्रदेश की बात है, ये सारी कयासें कि फलाने को मुख्यमंत्री बनना, कौन नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री बने, हर आदमी चाहता है कि मुख्यमंत्री बने, मगर उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। और अभी के हिसाब से जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनमें कहीं ना कहीं पार्टी को और पार्टी के विधायकों को लगा होगा कि इनकी पात्रता है, इनके अच्छे काम रहे होंगे जो भी उन्होंने किया होगा, इसीलिए वो आज मौजूदा हालत में मुख्यमंत्री हैं। आगे कौन बनता है कौन नहीं बनता है ये तो एक भविष्य की भविष्यवाणी हो सकती है, पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में कोई भी आदमी जो प्रधानमंत्री है, यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए डेफिनेटली ये चिंतन का विषय है कि इस प्रकार से क्यों हुआ, ये पैंडेमिक की वजह से हुआ या यहाँ पे अपने निजी कारणों की वजह से हुआ, ये एक व्यवस्था उनको देखनी है। एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आस्था और विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और समर्थन दिया,
लेकिन हम पीछे अगर चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, प्रदेश में विकास की एक बयार बही। और यही नहीं, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बहुमत में और योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहला काम किया, शहरों का नाम बदलना शुरू कर दिया। रोको और ठोको की राजनीति जिस तरह से शुरू हुई, उसे लेकर एक असंतोष व्याप्त हुआ लोगों में। लेकिन एक ये था, आशा थी कि शायद अब साल में और आगे साल में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। ऐसा देखने को नहीं मिला। तो एक जो लोगों में और जो पार्टी के अंदर खाने में जिस तरह से एक आक्रोश व्याप्त है, आपने देखा होगा कि अभी सत्र के दौरान में 100 से 150 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए थे। क्या कहना है? देखिए, ये इनका निजी, भाजपा का अपना ये निजी मामला है। और ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है कि भाजपा के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अन्य लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको देखना चाहिए इस विषय में। मैं बस यही कहूँगी कि ज़रूर रोष रहा होगा किसी कारणवश, इसीलिए वो बेचारे बैठे बाहर, विधानसभा के धरना दिया उन लोगों ने। उनकी कोई भी व्यक्ति तब तक धरने पर नहीं बैठता है जब तक उसके मन में किसी भी प्रकार की एक जो आशा होती है वो जब टूट जाती है तभी वो बैठता है। ऐसे आदमी, नॉर्मल आदमी सब अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी दिनचर्या निभा रहे होते हैं। तो ज़रूर कोई ऐसी बातें रही होंगी, मेरा काम नहीं है उसमें जाना। ये एक बीजेपी का मैटर है, बीजेपी शुड लुक इनटू इट, निश्चित रूप कि से क्यों इन्होंने ऐसा, ये चीज़ें क्यों हुई। और मैं बस यही कहूँगी कि कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में हो, उनको सबका सुख और शांति के लिए कामना करनी चाहिए और उसी प्रकार से अपने कार्य वाहन करना चाहिए। एक सवाल, उसके बाद आखिरी सवाल होगा, क्योंकि 2017 में एक अनुभव आपने लिया चुनाव लड़कर, जी, वो समय एक दूसरा समय था। लेकिन अब 2022 में अगर आप मैदान में उतर रही हैं तो क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी लोगों की? आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी मेरी पहले ये रहेगी इलेक्शन कमीशन से कि ये चुनाव जो है, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बोला है। और साइंटिस्टों की बात मानेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसके घर में बच्चे नहीं होंगे। अपने नहीं तो भाई किसी रिश्तेदार, नातेदार किसी के तो होंगे। कोई जो पीए काम कर रहा होगा उसके बच्चे होंगे, या पीएस काम कर रही होंगी उसके बच्चे होंगे। कई लोग होते हैं, तो सबके घरों में बच्चे हैं। और ये देखते हुए अभी तो डिले करना चाहिए इलेक्शन। सेकेंडली, ये मेरा अपना मानना है कि 2017 का इलेक्शन था, मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने उसको एक तरह से अपनी प्रयोगशाला माना और आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कई अपने ही लोगों ने उसमें हमारे साथ बहुत कुछ किया, वो एक अलग विषय है। पर जो है लर्निंग एक्सपीरियंस तो था ही, और इसने मुझे बड़ा जीवन के लिए काफ़ी सारी सीखें दी। आगे भी जब मौका मिलेगा मुझे 2022 में, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद से मैं लड़ूं और जीतूं इलेक्शन। आखिरी सवाल, परिवार में बिखराव आया, एक समय ऐसा आया, शिवपाल जी अलग हो गए, उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली, और लोगों ने ये कहा कि 2017 का जो चुनाव लड़ा गया कांग्रेस के साथ में मिलकर और शिवपाल जी अलग हो गए। अब ऐसा जो खबरें आ रही हैं कि क्या आपको लगता है कि शिवपाल जी विलय करेंगे समाजवादी के साथ, परिवार में वापस लौटेंगे? आपसी जो उनके विचारिक मैत्रिकता नहीं मिली इनकी आपस में, भैया और चाचा जी की, तो डेफिनेटली इन लोगों ने अलग रास्ते चुने। और हर आदमी स्वतंत्र है इस देश में कि अपने रास्ते चुन सकता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आपके सवाल में एक बात आपने कही कि 2017 में कांग्रेस का साथ लिया, तो ये इन लोगों का निजी फैसला था। और 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि हमें ये साथ में चुनाव लड़ना है। तभी उन्होंने ये स्लोगन भी दिया गया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। वो भगवान के उसमें नहीं था कि जीतना नहीं लिखा था, या मोदी जी की प्रचंड लहर थी उस समय। ये बहुत सारे एक फैक्टर्स हैं 2017 के। पर मैं बस इतनी ही बात कहूँगी कि ये चाचा को डिसाइड करना होगा, आदरणीय शिवपाल जी को डिसाइड करना होगा कि ये आपस में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि कभी वो कह रहे हैं कि हम 1 सीट देंगे, कभी वो कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये चाचा को क्या पसंद है,
अगर चाचा को ये साथ पसंद है तो फिर उनको जाना चाहिए, और अगर नहीं पसंद है तो जैसा उनका मन एक करे। सवाल और आपसे करेंगे कि जब भी बात आपके बयान आते हैं, जब भी बात होती है, कहीं ना कहीं पर ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर आपने हमेशा से रखा है। अभी भी मैंने तमाम तरह के सवाल आपसे किए हैं। देखिए, मैं तो बस यही कहूँगी कि विपक्ष में अगर है कोई भी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कीचड़ उछालते रहें। हर समय अगर आप जो है लीपा पोती और यही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन एक मिशन है, और मुझे लगता है हर भारतीय को उससे जुड़ना चाहिए। पूरे विदेशों में, देश के अंदर, सब जगह चर्चित रहा ये मिशन, और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। जब आदरणीय नेताजी इसकी तारीफ़ कर रहे थे, जब आदरणीय नेताजी ने खुद प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का एक आशीर्वाद दिया, तो उनकी बड़ी जय जयकार हुई। तब तो किसी ने नहीं बोला, नेताजी पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हूँ, आदरणीय नेताजी के। मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करती जिससे नेताजी को कभी बुरा लगे, तो हमेशा उनसे पूछ जांच करके ही करती हूँ। और हमेशा वो मुझे समझाते हैं कि मोदी जी बहुत ही अच्छे लीडर होने के साथ साथ उनकी टीम बहुत अच्छी है। उनके पास सलाहकार जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और उनके सलाहकारों की वो बात मानते हैं, फिर अपनी विवेचना करते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। ये नेताजी का कहना है, जो उन्होंने मुझसे ये बात कही। तो मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन एक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। सफाई करना, साफ़ सफाई रखना, और इस कोरोना काल में बताइए कि सफाई रखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया, ये हमें इस बीमारी ने सिखा दिया। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया। मैं आज भी अपने बयानों पे जितने भी मैंने दिए हैं आज तक, मैं आज भी टिकी हुई हूँ, आज भी मैं उनका समर्थन करती हूँ। और जो बातें मुझे ख़राब लगी उनके बारे में भी मैंने विरोध दर्ज कराया अपना, और उन बातों पर भी मैं टिकी हुई हूँ। अपर्णा यादव कहीं खिसकने वालों में से नहीं है, तो मैं अपनी बातों पे एकदम टिकी हुई हूँ। कोई भी आकर के मुझसे पूछता है, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी पूछा, मुझे अच्छा लगा ये बात, तो मैं कभी मुकरती नहीं हूँ। जो बात मैंने बोल दी मैं सोच समझ करके बोल रही हूँ, मैं अपनी मति से बोल रही हूँ, इसमें किसी का भी वो नहीं है। मगर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने कभी भी नेताजी के मुंह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना नहीं सुनी है, और ये प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पार्लियामेंट में सिद्ध भी कर दिया, खुद अपने ही शब्दों से। जी चलिए, रूबरू में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी ना है। सियासत की ये जो तस्वीरें पल पल बदलती आ रही हैं, इनको लेकर ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम किराएदार हैं तो कल कोई दूसरा होगा। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे तो समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल अपर्णा जी से हमने हर तरह के सवाल किए और उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दिया। एक सक्रिय राजनेता और समाज सेविका के रूप में हमेशा से वो लोगों के हितों के लिए आगे आकर काम करती रही। विशेष रूप से कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी काम किया है, और सरकार सत्ता और विपक्ष को लेकर भी एक सामंजस्य जो बिठा कर रखा है, ये कहीं विरले ही देखने को मिलता है। आज की अगर हम राजनीति की बात करें, फिलहाल रूबरू में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त।